हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एक वन शॉट इंटीग्रल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। तो आज का जो ये वीडियो है वो पूरा इंटीग्रल्स को डिवोटेड होगा। इंटीग्रल्स में कौन कौन से फार्मूलाज हैं, क्या क्या उसका बेसिक कंसेप्ट रहता है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कब आपको सब्स्टिट्यूशन, कब आपको पार्शियल फ्रैक्शन, कब आपको बाय पार्ट्स मेथड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कब यूज़ करना है, सारा कुछ हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में वन शॉट ऑफ इंटीग्रल्स। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन में डाउट है, डिफरेंशिएशन में आप थोड़ा सा ढुलमुल है, ठीक है, वहाँ पर अगर आपकी गड़बड़ है तो उसका मतलब है कि फिर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम डेफिनेटली आनी ही आनी है। तो बेटर है कि आप पहले डिफरेंशिएशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग अगर आपका है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहो, इसके वन शॉट को आप देखो, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस। लेकिन अगर नहीं है तो पहले आप डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करो। तो अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक इंटीग्रेशंस की। इंटीग्रेशन हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज याद है उससे आप इंटीग्रेशन के फार्मूले अपने आप भी आप उसको याद कर सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो वही सारे जो बेसिक फार्मूलाज आप यूज करते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो सारे फार्मूलाज यहाँ पर हैं। आपको ध्यान होगा कि x की पावर n का जब आप डेरिवेटिव करते हो, अगर आप x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो सॉरी डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स। x की पावर n का डेरिवेटिव करा आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसमें लिखते हैं भाई n आगे आता है और x की पावर 1 कम होती है। इसको हम बोलते हैं पावर रूल। जब इंटीग्रेशन में हम पावर रूल अप्लाई करते हैं तो इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करना है। यहाँ पर n मल्टीप्लाई हुआ और पावर 1 कम हो गई, तो रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम पावर माइनस नहीं करेंगे, पावर हम प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद जो भी पावर आती है उसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है, ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से में आप इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन लगा दो और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि भाई वही 1 का जब x का हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। तो यानी हम लिख रहे हैं dx, dx मतलब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे log x, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम ही रहता है क्योंकि इसके डेरिवेटिव में भी कोई चेंज नहीं होता। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय log a होता है। और ये 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो इसको भी आप डायरेक्टली याद कर लो कि इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो ये सारे बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आपको पहले से अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए सभी के अंदर c लगाया जा रहा है। तो ये c कहाँ से आ रहा है, ये c का काम क्या है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्यों सबके साथ आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या ये अकेला एक ऐसा फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव ये है, या हम बिल्कुल सिंपल फंक्शन की बात करते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई x का जो डेरिवेटिव आप कर रहे हो, x का डेरिवेटिव है 1। अब मुझे आप सोच के ये बताओ, अपने दिमाग में ये सोचो कि क्या x अकेला 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 एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, या कोई और फंक्शन भी है। आप दिमाग लगाओगे, कुछ के दिमाग में आएगा, कुछ के दिमाग में आएगा, एक साथ नहीं। x ही तो एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसके अलावा तो कोई और नहीं होता। अगर यहाँ कुछ और हो जाएगा तो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं जिसका डेरिवेटिव करोगे तो आप 1 आता है। कैसे, ठीक है, मान लो अगर मैं लिखूँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं लिखूँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 100, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं करूँ भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ तो बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, अब इस तरह के और भी फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अकेला x नहीं है, ऐसे और भी फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। तो हम ये कहेंगे इस 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। जो हम इंटीग्रेशन का लॉजिक कर रहे हैं कि भाई रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो ये सारे इसके इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो हम 1 का इंटीग्रेशन खाली x ही क्यों लिखते हैं,
लेकिन x के साथ हम ध्यान देंगे कि हम x के साथ c लगा रहे हैं। वो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जितने भी कांस्टेंट वैल्यू यहां पर आ रही है इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन सबको तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सबको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड c। तो c जो होता है हमारे पास यहां पर, c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं वो क्या क्या टेक्निक्स होती है। उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ जगह आप ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जो पहली तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जहां पर ये पहली तीन प्रॉपर्टी यूज हो सकती है वहां पर यूज करेंगे, लेकिन जहां पर नहीं यूज हो सकती है वहां पर हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो पहले इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पर जाते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो कैपिटल f(x) आ रहा है। तो अगर हम इस फंक्शन में इस x को रिप्लेस कर दे ax प्लस b से, ax प्लस b मतलब लीनियर फंक्शन, यानी ये प्रॉपर्टी कहां पर यूज करेंगे? जहां पर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन रिप्लेस होता होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ये नहीं कि भाई आप कुछ भी रिप्लेस कर दोगे, लीनियर फंक्शन रिप्लेस होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है ना, उसके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन वैसा का वैसे ही रहेगा, x की जगह पर ax प्लस b ही आ जाएगा। लेकिन एक चेंज और होगा कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये एक इसमें चेंज जरूर होगा। और ये आगे जितने भी इंटीग्रेशन हम करेंगे सभी के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो किसी भी फंक्शन में आप इंटीग्रेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपने अभी बेसिक इंटीग्रेशन समझे, बेसिक इंटीग्रेशन में हमने करा कि भाई e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही रहता है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर e की पावर 2x प्लस 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो कि आप e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है कि e की पावर x ही रहना है, तो यानी इसके इंटीग्रेशन में यही टर्म आएगी e की पावर 2x प्लस 5। लेकिन यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, x का जो कोफिशिएंट 2 है उससे हम इसको डिवाइड और कर देंगे प्लस में c, ये इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा। तो जितने भी हमने बेसिक इंटीग्रेशन करे हैं सभी में आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है कि जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो तो वैसे का वैसे ही लिखो, ठीक है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको डिवाइड में और कर देना है, बस ये इसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन अभी अब करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें कहता है कि अगर आपके पास यहाँ कोई फंक्शन है f(x), उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, यहां पर n ले रखा हमने, पावर कुछ भी हो, अगर इसका डेरिवेटिव साथ में इनटू में है, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव इनटू में है तो हम इस फंक्शन में पावर रूल अप्लाई कर देंगे। जो ये वाला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, उसमें हम एक पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे? मान लो हमारे पास एक फंक्शन है x² प्लस x प्लस 3, ठीक है, इसकी पावर है 7 इनटू में 2x प्लस 1, ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पर ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का तो हो जाएगा 0। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर इनटू में दिया हुआ है। तो जब ऐसे सिचुएशन होगी तो आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिर्फ इसको आप यूज करेंगे और इसमें पावर रूल अप्लाई कर देंगे। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? x² प्लस x प्लस 3। पावर रूल जब होता है तो उसमें पावर एक ऐड कर दी जाती है, 7 और प्लस 1 करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस में c, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, एग्जैक्ट पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमारा जो आंसर है वो सीधा लॉग में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये नीचे फंक्शन है x² प्लस x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इस नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमारा आंसर बनेगा सीधा लॉग ऑफ, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो लिख दो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर होल पावर नहीं लिया मैंने, ठीक है। यहां पर पावर कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 9 10 कुछ भी पावर हो, यहां पर आप पावर रूल लगा दोगे, लेकिन यहां पर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर पावर हो गई तो आपको उस पावर सहित, पावर के साथ आपको डेरिवेटिव देखना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है।
यानी नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है, चाहे पावर में लिखा है, चाहे विदाउट पावर लिखा है, रूट में लिखा है, जैसा भी लिखा है, अगर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिल जाता है तो आप आंसर लिखेंगे सीधा कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में सी। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में मिलती है, एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें मिलेगी, या जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें बीच में जब हम इंटीग्रेशन करना होगा हमें, तो वहां पर हम ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो आपको सिलेक्शन करना होगा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, उसको हम थोड़ा सिंपल कर सकें, क्योंकि जब तक वो सिंपल नहीं होगा तब तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करना है, थोड़ा सा सिंपल करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किसको करना चाहिए सब्स्टिट्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ये आपको समझ में आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर यही समझ में नहीं आया कि भाई किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। फिर आप परेशान होते हैं, सर इंटीग्रेशन बड़ा टफ है, वो हो नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कई बार। अब यहाँ पर कहते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये की पॉइंट्स आपको ऐसा बुक्स में नहीं मिलेंगे कि भाई आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन 100% ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% नहीं है। हाँ, 99.99 क्वेश्चन आपके जो है ना वो इन ट्रिक्स से आपको पता लग जाएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। फिर भी कुछ थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपको थोड़ा स्पेशल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। अब देखो, पहले बात मैं क्या कहता हूं कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन क्वेश्चन। मतलब आपके पास जो 2-3 फंक्शन दिए हुए हैं, आप उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल है। जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मिल जाए क्वेश्चन में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसी को पुट करके स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर निकल लेगा। ठीक है, उस फंक्शन को आपने एक किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, इस एफ एक्स फंक्शन को मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया, जेड में कर लो, एम में कर लो, किसी में कर लो, पर नॉर्मली हम टी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर हम पूरा प्रोसेस आगे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन अभी करेंगे हम, तब जाके वो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। उसके बाद दूसरा की पॉइंट क्या है हमारे पास, कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ एफ एक्स इज इन फ्रैक्शन देन पुट एफ एक्स इक्वल्स टू टी। अगर आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी पावर फ्रैक्शन में है, उसकी पावर मान लो कह रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, इसकी पावर 3/2 या उसकी पावर 7/8, तो उसको तो आप भाई सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में खाली ये वाली टर्म होती, ये वाली टर्म ही नहीं होती, तो हम इसमें पावर में मान लो पावर में फ्रैक्शन और कर दूं मैं, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम टी मानेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा की पॉइंट क्या होता है, इफ x इज रिप्लेस बाय सम अदर फंक्शन इन log x और e रेज टू पावर x। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इसमें जो नॉर्मल जो यूजुअल फंक्शन होता है उसमें होता है कि यहाँ पर log के साथ x होता है, ठीक है, यहाँ पर e के साथ ex होता है। तो अगर यहाँ पर x या e की पावर x की जगह पर, x की जगह मतलब कुछ और दे रखा हो, x की जगह कुछ और दे रखा हो, कुछ भी और दे रखा हो, तो आप उसमें उसको को टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर x की जगह दे रखा है 2x + 5, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, लेकिन यहां पर क्योंकि हम x को एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। ऐसे अगर लॉग फंक्शन भी है, उसमें आप x को किसी और फंक्शन से रिप्लेस करते हो जो लीनियर फंक्शन है, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई और है तो नहीं कर सकते। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर x की जगह कोई भी अगर हम दूसरा फंक्शन रिप्लेस करते हैं, अगर देखो लीनियर फंक्शन है तो हम डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और फंक्शन आ गया, जैसे मैं कहता हूँ कि e की पावर x³ + 2x ऐसे आ गया, तो उसमें आप फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ लीनियर फंक्शन वाले में लगेगी। तो उस केस में क्या करेंगे, जो x³ + में 2x आ रहा है e की पावर में, उसको हम पुट करेंगे t, और फिर आगे क्वेश्चन को अपना थोड़ा सिंपल करेंगे। फिर आगे हम उसको जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो आपको देखोगे कि आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ये सिलेक्ट करना सीख जाते हैं तो इसके क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं, बस आपको एक बार समझ आना है कि किस तरह के क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है।
जब भी आपको ये वाला फॉर्मेट दे रखा होगा तो आपको उसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ डिवाइड, ऊपर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू, मतलब लीनियर फंक्शन है, या खाली पी भी दे रखा है या क्यू भी दे रखा है। नीचे आपके पास ये दो फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, दोनों का फैक्टर हमने कर रखा है, फैक्टर करने के बाद ये दो फंक्शन आपके पास हैं। तो आप इन दोनों को ऐसे जब पुट करेंगे तो आप इसको, इस पूरे फंक्शन को पुट करेंगे ऐसे a अपॉन में x माइनस ए, यहाँ पर ये जो टर्म आती है x माइनस ए, इसको एज इट इज़ लिख देना है, और b अपॉन में x माइनस बी। उसके बाद हम ये a और b की ना वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल कर यहाँ पर हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका जो सेकंड फॉर्मेट देखें, यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे तीन फैक्टर दिए हुए, ठीक है, ये तीन फैक्टर दिए हुए, तो तीनों फैक्टर को आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर उसके बाद b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बार हमें लिखना होता है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मेट में आ गया एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के साथ कोई फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में भी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है एक्स माइनस ए का स्क्वायर, जो तीसरा फंक्शन है आपके पास एक्स माइनस बी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, अगर स्प्लिट कर देते हम इसको तो ये ऐसा बनता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन स्प्लिट होता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपके पास लीनियर फंक्शन है इसके ऊपर तो ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन जो ये वाला फंक्शन है इसके ऊपर लिखेंगे आप बी एक्स प्लस सी। दो वेरिएबल लेंगे यहाँ पर b और c, तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे और नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, और आपका आसान कर दूं, जहाँ जहाँ पर ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जितने भी केसेस में लीनियर फंक्शन है, इन सब का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इनका इंटीग्रेशन हमेशा लॉग में ही आएगा। लॉग ऑफ जो भी यहाँ पर लिखा होगा x माइनस ए है तो x माइनस ए, और ऊपर यहाँ पर जो a लिखा हुआ है ये इनटू में आ जाएगा। इनका इंटीग्रेशन सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है कि लॉग में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये x माइनस ए का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं ना 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बनता है माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना है। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन आपको ऐसे करना है, और इनका इंटीग्रेशन आएगा तो ये तो आपका हमेशा लॉग में ही आएगा। ये वाला डिपेंड करेगा कि यहाँ पर b और c की वैल्यू क्या आती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको इंटीग्रेट आपको कैसे करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सम स्पेशल इंटीग्रल। तो सम स्पेशल इंटीग्रल ये सीबीएसई अप्लाइड मैथ्स में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में ये आते हैं, तो ये आपको वैसे भी कर लेनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन में आपको इनकी हेल्प मिल भी सकती है, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको कर लें। और यहाँ पर ये वाली जो दोनों फार्मूले हैं ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट है, तो ये वाले तो डेफिनेटली कोर्स में है ही। आप ये वाले कह सकते हो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको आगे भी बेनिफिट होगा तो ये बेटर है कि आप लोग इनको कर लें। तो यहाँ पर देखिए पहला इस फार्मूले में कहता है इन फार्मूलों को याद करना है, तो पेयर्स में याद करना बड़े इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बना 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर x माइनस ए तो ऊपर x माइनस ए नीचे x प्लस ए। अब इस फार्मूले में अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, मतलब ऐसे लिख दो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला लगभग सेम सा है। बस फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस वाली नीचे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन माइनस वाली में एक चीज़ और करना है आपको, या a प्लस ए माइनस एक्स करना है। यहाँ पर x माइनस ए था, या a माइनस एक्स करना है। आपको तो कन्फ्यूज हो जाओगे सर कहाँ पर a माइनस एक्स करना है, कहाँ पर x माइनस ए करना है, पता कैसे चलेगा। तो उसका भी सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखो, यहाँ x माइनस ए तो यहाँ x माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस एक्स की फॉर्म है तो यहाँ पर भी a माइनस एक्स की फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों फार्मूले पे आते हैं तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला होता है सीधा लॉग लगाओ, x लिखो प्लस का साइन, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये उठा के यहाँ पर लिख दिया, ये क्वेश्चन है उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर यही दोनों टर्म हो लेकिन ये न्यूमिनेटर में हो दोनों, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ऐड हो जाएगा x/2, दोनों में x/2 है। उसके बाद जो रूट वाली टर्म है ये उठा के हमने यहाँ पर रख दी है। यहाँ पर प्लस हाफ ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस हाफ ए स्क्वायर है। तो प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस हाफ ए स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ माइनस हाफ ए स्क्वायर है। उसके आगे का पोर्शन ये यही है। ठीक है, लॉग
एक्स प्लस सेम क्वेश्चन रख देना है, यहाँ पर लॉग एक्स प्लस जो क्वेश्चन उठा के वो रख देना है। तो ऐसे पेयर में थोड़ा समझ के याद करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें कहता है कि आपके पास अगर ये दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों में से पहले हमें एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं आईलेट का, ठीक है। लेकिन इसमें से हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड मैथ्स में नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। तो हमारे पास फंक्शन बना एल ए ई। तो एल ए ई के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। एल का मतलब है लॉग फंक्शन, ए का मतलब है एलजेब्रा, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो जो भी आपको ऑर्डर में दिए हुए हैं तो आप उस हिसाब से इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब जब हमने ये कन्वर्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला फंक्शन है इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको हमने सेकंड लिया। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो हमें एज इट इज रखना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट, फिर माइनस का साइन। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले को इंटीग्रेट, और फिर जो इनका आंसर आएगा ना इस पूरे को फिर से एक बार दोबारा इंटीग्रेट। पहला वाला फंक्शन यहाँ पर एफ सेम रहता है, यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाता है। दूसरा वाला यहाँ भी इंटीग्रेट होता है, यहाँ भी इंटीग्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास आते हैं उनको फिर से एक बार दोबारा इंटीग्रेट कर देना है। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसकी एक स्पेशल फॉर्म होती है कि अगर आपको दिया हुआ ऐसे कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में है साथ में, ठीक है। ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्लस में है और इनटू में ई की पावर एक्स भी बाहर है, तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, एफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स। बस आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाता है, फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक पर्टिकुलर लिमिट दी होती है, आपको एक रेंज दी होती है कि आपको इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक इस फंक्शन का। अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये आ गया आपके पास कैपिटल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेशन करा ए से बी तक, एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल एफ एक्स हमने मान लिया, ठीक है। प्लस में सी लगाएंगे, उसके बाद हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को x की जगह पर अप्लाई करते हैं। तो ये बना एफ बी प्लस सी, फिर माइनस का साइन आता है, ये माइनस क्यों लगा दिया, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आता है, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट लगाओगे पूरे फंक्शन में, फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट लगाओ, फिर लोअर लिमिट लगा दो। अब इसको अगर आप खोलोगे तो आपके पास बनेगा ये एफ बी माइनस एफ ए। तो इसलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो ये सी का तो हो जाता है काम तमाम, इसलिए हम इस सी को लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। बट जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स, सी नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है सी तो आगे जाके कट ही जाना है जब आप लिमिट लगाओगे। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल जब करोगे तो सी लगाने की उसमें कोई नीड नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी याद रखनी है कि जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें कहता है कि अगर आपके पास ए टू बी यहाँ पर लिमिट है, अगर आप बी टू ए चेंज कर ए टू बी रखते हो उसको, लेकिन एक्स को आप उठा के टी में कन्वर्ट कर देते हो तो आपकी इस पे आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स को उठाकर आपने टी में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब चीज़ें सेम है तो आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप यहाँ से ए टू बी लिमिट ले रहे हो, अगर आप लिमिट को उल्टा कर देते हो, बी टू ए कर देते हो, तो जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। ए टू बी अगर आपके पास है तो इसको आप लिमिट को आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो। कैसे करेंगे, जो लोअर लिमिट है वो तो यहाँ रहेगी, जो अपर लिमिट है वो यहाँ आएगी और इनके बीच की जितनी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे मॉड वाले क्वेश्चन में या फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें, ये प्रॉपर्टी उसी में यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास लिमिट ए टू बी है और एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इस x को रिप्लेस कर देंगे आप a प्लस बी माइनस एक्स से, तो आंसर पे आपके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पर a टू बी की जगह 0 टू a हो जाए, अब 0 और a को प्लस करोगे तो a ही रहेगा, तो यानी यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स की जगह आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। दोनों प्रॉपर्टी ये एक जैसी ही है, बस यहाँ पर a से लेकर b तक है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है।
ऐड करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही रहेगा। उसके बाद ये 0 to 2a आपके पास है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक में लिमिट 0 to a आ जाएगी, दूसरे में भी 0 to a आ जाएगी, फंक्शन हो जाएगा fx और f2a माइनस x। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि 0 to 2a अगर आपके पास है तो इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx आ रही है तो ये आंसर होगा, और f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ रही है तो फिर ये आंसर 0 आंसर होगा। सेम ऐसे ही इसके भी दो आंसर होंगे, माइनस a2a इसका आंसर, यहाँ पर माइनस a2a fx dx है, यहाँ पर 0 to 2a, बस इतना फर्क है। आंसर इसके भी दोनों ऐसे ही होंगे, एक ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर f माइनस एक्स fx के बराबर आता है तो हमारा ये आंसर होगा, इसको हम इवन फंक्शन भी बोलते हैं। और अगर f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ जाए तो हमारा आंसर 0 होगा, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, उसमें ये 3, 4, 5 ये प्रॉपर्टी यूज होंगी, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये वाली भी यूज करनी पड़ सकती है।